हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी के ऊपर 10 कदम के भाग 1 में। आज हम आपसे इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ सवालों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे 10 कदम का भाग 1। आज हम आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द बिलो ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ इंश्योरेंस। यह सवाल यहाँ पर हमसे ये पूछना चाह रहा है कि प्रोसेस ऑफ इंश्योरेंस क्या है। इस सवाल का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, शेयरिंग द लॉसेस ऑफ फ्यू बाय मैनी। अब हम इसको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि राजस्थान में यदि एक दिन के अंदर 1 लाख बसें चलती हैं और उन 1 लाख बसेस के अंदर 50 यात्री भी एवरेज पर बस बैठते हैं, तो एक दिन के अंदर 50 लाख लोग ट्रेवल कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर रोडवेज उन सभी यात्रियों से टिकट के साथ में 1 रुपए अगर उनके इंश्योरेंस के तौर पे लेती हैं, तो उनको बदले में 2 लाख का रिस्क कवर दिया जाता है। अब रिस्क कवर का हम यहाँ पर उदाहरण लें, रिस्क कवर इन द सेंस डेथ। यदि किसी पर्सन की इस यात्रा के दौरान, जो यात्रा के लिए उसने टिकट लिया है, उसकी डेथ हो जाए, तो रोडवेज उनको 2 लाख भुगतान करने के लिए बाध्य रहेगी। अब यहाँ पर हम बात करें, अगर एक दिन के अंदर 50 लोग यात्रा कर रहे हैं और सबसे 1-1 रुपए लिया गया, तो हमारे पास जो यहाँ पर कॉर्पस इकट्ठा होता है दैट इज 50 लाख रुपीस। अब इस 50 लाख रुपीस का जो फंड हमारे पास एक दिन के अंदर क्रिएट हुआ है, अगर एक दिन के अंदर किसी भी बस, 1 या 2 बस का एक्सीडेंट हो और कुल 10 यात्री डेथ हो जाए, 10 यात्रियों की डेथ हो जाए, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे उन 10 यात्रियों के जो घर वाले हैं उनको 2 लाख के हिसाब से पर यात्री, पर पर्सन के हिसाब से टोटल 20 लाख रुपीस का पेमेंट होगा। अब ये 20 लाख रुपीस आएंगे कहाँ से? ये 20 लाख रुपीस, यहाँ हम बात करें, ये वही चीज वापस मैं दोहराना चाहूंगा, शेयरिंग द लॉसेस ऑफ फ्यू, यानी कुछ लोगों की दुर्घटना होने से जो मृत्यु हुई, उनका भार जो सहन किया गया, जो पेमेंट किया गया बाय मैनी, जो यहाँ पर 50 लाख लोग ट्रेवल कर रहे थे, 50 लाख का जो फंड इकट्ठा हुआ था, वो सबके द्वारा इनको कुछ बीमा का पैसा यहाँ से दे दिया गया। आई थिंक यहाँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्रोसेस ऑफ इंश्योरेंस, द शेयरिंग ऑफ लॉसेस ऑफ फ्यू बाय मैनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला हमारा सवाल यहाँ पर बहुत ही इजी सवाल है, विच रोल डज द एजेंट प्ले एट द पॉलिसी एक्सेप्टेंस स्टेज। वैसे देखा जाए तो इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है, हर तरीके से, कस्टमर के बिहाफ ऑफ पॉइंट से भी और इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। वो एक मीडिएटर के तौर पर जाना जाता है, जो कस्टमर को रिप्रेजेंट करता है, एट द सेम टाइम वो कंपनी को भी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हम बात करें वैसे एजेंट का रोल पॉलिसी एक्सेप्टेंस स्टेज में, यहाँ पर हम देखेंगे जो राइट आंसर है, आंसर बी, फॉलो अप ऑन एफपीआर इश्यूएंस एंड प्रोएक्टिवली कम्युनिकेट टू द कस्टमर अबाउट द सेम। ये ऑप्शन यहाँ आपको ये बताना चाह रहा है, जब एजेंट पॉलिसी एक्सेप्ट हो जाए उस कंडीशन के अंदर, जैसे ही कस्टमर को जो उसने अमाउंट दिया है कंपनी को, उसका जो टेक्निकल नाम होता है दैट इज फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट। इस फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट जैसे ही कंपनी अपने तरफ से जारी करती है, जारी करने के दौरान ही ये इंश्योरेंस एजेंट की ड्यूटी होती है कि वो तुरंत इसके बारे में अपने ग्राहक को जानकारी दे कि आपकी फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट इश्यू हो गई है और आपकी पॉलिसी जारी हो गई है। यह एक ही बहुत ही बड़ा रोल एजेंट का प्ले रहता है। जैसे ही पॉलिसी जारी हो, उसकी फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं एफपीआर, ये उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने कस्टमर को प्रोएक्टिवली तुरंत कम्युनिकेट करे कि आपके द्वारा जो ऑफर किया गया था पॉलिसी, उसे बीमा कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है। आंसर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंप्लेंट कैन बी मेड टू द ऑम्बड्समैन इफ। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में यह समझना पड़ेगा कि ऑम्बड्समैन क्या होता है। ऑम्बड्समैन बेसिकली आप देखेंगे IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
ये एक रेगुलेटरी सिस्टम है जो इंश्योरेंस के सभी कंपनीज को गवर्न एंड रेगुलेट करता है। सो इनकी तरफ से ओम्बड्समैन एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी है जो अगर कंप्लेंट कोई भी ग्राहक करता है कि मैं इस इंश्योरेंस कंपनी के जवाब से या इस सर्विसेज से या कोई भी किसी कारणवश से मैं संतुष्ट नहीं हूं, सो उस केस में ओम्बड्समैन के पास वो ग्राहक जा सकता है। सो यहाँ ये सवाल पूछ रहा है, कंप्लेंट कैन बी मेड टू द ओम्बड्समैन इफ, ओम्बड्समैन के पास एक ग्राहक कब जाएगा? सो इसका राइट आंसर इज ए, द कंप्लेनेंट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई गिवन बाय द इंश्योरर। यहाँ पर ऑप्शन ए ये कहना चाह रहा है कि कंप्लेनेंट ओम्बड्समैन के पास तभी जाएगा जब वो अपनी बीमा कंपनी के दिए हुए जवाब से संतुष्ट नहीं है। अब यहाँ पर इंश्योरर की बात करें, यहाँ एक टेक्निकल वर्ड आता है इंश्योरर और इंश्योर्ड। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा वापस, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। इंश्योरर बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी होती है जो इंश्योरेंस देती है, और इंश्योर्ड वह पर्सन होता है या आप इसे कह सकते हैं कस्टमर होता है जो इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी परचेस करता है। सो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, द कंप्लेंट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई गिवन बाय द इंश्योरर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ हम लेंगे, हु कैन बी बेनिफिशियरी अंडर MWPA पॉलिसी, राइट। सो MWPA का सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे MWPA का फुल फॉर्म क्या होता है। सो M स्टैंड्स फॉर मैरिड, राइट, मैरिड, M स्टैंड्स फॉर मैरिड, W स्टैंड्स फॉर वुमेन्स एंड P स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टी and A stands for act, right? So MWPA पॉलिसी बेसिकली हर पॉलिसी में ये सुविधा दी जाती है कस्टमर्स को कि वह ये इसमें ऑप्शन ऑप्ट कर सके, और इस ऑप्शन के अंतर्गत मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट, नाम से समझ लीजिएगा आप, मैरिड वुमेन्स, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब इन वुमेन्स की प्रॉपर्टी पे हक, यानी ये एक्ट उनको एक राइट देता है कि जो उनके हस्बैंड की प्रॉपर्टी है उसमें उनका पूरा पूरा हक है, राइट। सो उनके हस्बैंड की पूरी प्रॉपर्टी पे उनका हक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये सवाल ये पूछना चाह रहा है, हु कैन बी बेनिफिशियरी अंडर MWPA पॉलिसी। अब आपको यहाँ ये ध्यान देना है कि MWPA पर्टिकुलर कोई पॉलिसी नहीं होती, बेसिकली हर इंश्योरेंस कंपनी अपनी तरफ से अपने पॉलिसीज के अंदर यह फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसका पूरा नाम है MWPA, मीन्स मैरिज वुमेन प्रॉपर्टी पॉलिसी। अब इस एक्ट के अंतर्गत क्या होता है, हम एक एग्जांपल के तौर पर समझेंगे। लेट्स से एक मिस्टर एक्स हैं जिनकी मंथली इनकम 1 लाख रुपीज पर मंथ, राइट। सो उन्होंने सबसे पहले 10 करोड़ का एक इंश्योरेंस परचेज किया खुद के नाम से, और उस पॉलिसी के अंदर अपनी वाइफ, बच्चे, उन सबको नॉमिनी बनाया, राइट। नॉमिनी का मतलब वह पर्सन जिसको एक्स पर्सन के न रहने पर बीमा कंपनी क्लेम का अमाउंट पे करेगी, राइट। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मिस्टर एक्स की, जिनकी पर मंथ 1 लाख रुपए इनकम है। उन्होंने अपने जीवन पर 10 करोड़ का बीमा लिया, और साथ ही साथ उन्होंने एक 20 करोड़ का मकान भी लिया है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं दो तरीके से, एक तो उन्होंने 10 करोड़ का बीमा लिया है, यहाँ पर बीमा ये सम एश्योर्ड कहते हैं इसको, बीमा को इंग्लिश में सम एश्योर्ड कहा जाता है। सम एश्योर्ड, सम एश्योर्ड बेसिकली बीमा धन कहिए या सम एश्योर्ड कहिए, एक ही बात है। अब मिस्टर एक्स ने जब यह पॉलिसी ली और उन्होंने अपनी वाइफ को और बच्चे को, किसी को भी अगर इसमें नॉमिनी बनाया है, और इस पॉलिसी को लेते वक्त उन्होंने MWPA
नाम का एक चेक बॉक्स होता है, उस पे अगर टिक मार्क किया है, इट मीन्स उन्होंने अगर उसको यस किया है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी मिस्टर एक्स की दुर्घटनावश या साधारण मृत्यु के दौरान कैसे भी मृत्यु होती है, तो उस केस में जो इन्होंने लोन लिया हुआ था जिस भी बैंक से, कोई भी बैंक हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, और वो बैंक जब अपना 20 करोड़ रुपए जो कि मिस्टर एक्स को यहाँ पे करना था, जो पर्टिकुलर बैंक वाई है इसको, लेकिन अब जब मिस्टर एक्स रहे नहीं, उनकी डेथ हो गई, उस डेथ के केस में जो 10 करोड़ का अमाउंट है वो उसके नॉमिनी यानी कि वाइफ या बच्चे, कोई भी, किसी को भी, मतलब दोनों में से दोनों को जा सकता है, जिसको उन्होंने नॉमिनी बनाया उनको जाएगा, राइट। अब यहाँ पर 20 करोड़ रुपए का जो बकाया अमाउंट है जो मिस्टर एक्स को पेमेंट करना था, मिस्टर वाई यानी बैंक को पेमेंट करना था, वह पेमेंट इस 10 करोड़ का यहाँ से एडजस्टमेंट नहीं होगा। यह इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये एक एक्ट काम आता है, दैट इज मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट। यह एक्ट ये कहता है कि जो 10 करोड़ की राशि है, इस 10 करोड़ की राशि पे पूरा का पूरा हक उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उनका हक है, ना कि ये पैसा इस बैंक को जाएगा। सो बैंक लीगली इस पर क्लेम नहीं कर सकती, राइट। सो यहाँ पर आई थिंक आपको काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, मैरिज वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट। सो मिस्टर एक्स के फैमिली को बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि उनके हस्बैंड ने 20 करोड़ का जो लोन लिया था वह अब उनको इस 10 करोड़ से चुकाना पड़ेगा, वह उनकी मर्जी है, आप चुका सकते हैं। बैंक नो डाउट कोर्ट जा सकती है, कोर्ट के अपने प्रोसीडिंग्स रहेंगी, लेकिन यहाँ हम बात करना चाहेंगे इंश्योरेंस कंपनी से या वो मिस्टर एक्स की वाइफ से पैसा डायरेक्ट नहीं ले सकती। सो इस ऑप्शन हु कैन बी बेनिफिशियरी अंडर MWPA पॉलिसी, नो डाउट इसका आंसर ए भी है, बी भी है, सी भी है। सो आंसर डी इज द राइट आंसर, एनी वन ऑफ 1, 2 और 3, राइट। सो यहां हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है एनी ऑफ 1, 2 एंड 3। वाइफ भी हो सकती है, चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, वाइफ एंड चिल्ड्रन दोनों हो सकती है। सो आंसर डी इज द राइट आंसर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द डैश पीरियड इफ द पॉलिसी होल्डर हैज बॉट अ पॉलिसी एंड डज नॉट वांट इट, ही और शी कैन रिटर्न इट एंड गेट अ रिफंड। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ड्यूरिंग द डैश पीरियड, अब ये एक पीरियड होता है, वो पीरियड क्या कहलाता है उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। इफ द पॉलिसी होल्डर, अब पॉलिसी होल्डर कौन होता है? पॉलिसी होल्डर बेसिकली आप इसको इस तरह समझिए, पॉलिसी होल्डर जिसके पास में पॉलिसी का डॉक्यूमेंट हो वह पॉलिसी होल्डर। आप साधारण भाषा में समझिए, पॉलिसी बॉन्ड कहिए या डॉक्यूमेंट कहिए, ये बेसिकली किसके पास रहेगा? जिसने पैसा जमा कराया, और जो पैसा जमा कराता है इट मीन्स वह होता है पॉलिसी होल्डर, राइट। पॉलिसी होल्डर जिसने पेमेंट किया, राइट। सो यहाँ पर पॉलिसी होल्डर ने क्या किया? हैज बॉट अ पॉलिसी, उसने एक पॉलिसी परचेस करी एंड डज नॉट वांट इट, अब वो देख रहा है कि वह उसको नहीं चाहता है, वो उसको कंटिन्यू करना नहीं चाहता है। ही और शी, आइदर ही और आइदर शी कैन रिटर्न इट एंड गेट अ रिफंड। अब इस पीरियड को क्या कहते हैं? वह पीरियड प्री एबोलिशन नो, कैंसिलेशन नो, प्री ट्रायल नो। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज फ्री लुक। फ्री लुक, आप इसके नाम से देखिएगा, समझिएगा, फ्री, फ्री मीन्स टोटली फ्री, राइट। सो लुक, लुक मतलब देखना। जब कस्टमर ने पॉलिसी परचेस करी और परचेस करने के बाद उसे देखा, लुक, देखा, राइट। सो उसको देखने के बाद यह मालूम चला कि भैया यह पॉलिसी तो मुझे पसंद नहीं, या इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस से मैं एग्री नहीं करता, राइट। उसने उस समय स्टार्टिंग में साइन करके दिए थे पॉलिसी परचेस करते समय, लेकिन बाद में अगर वो पॉलिसी बॉन्ड परचेस कर मिलने के बाद अगर उसे बॉन्ड पढ़ा और पढ़ने के बाद उसे समझ में आता है कि उसे ये पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करनी है या कोई और भी कारण व्हाटएवर, तो वह
उस पॉलिसी को कैंसिल करा सकता है। उस पीरियड को, पॉलिसी बॉन्ड मिलने से लेकर पॉलिसी कैंसिलेशन कराने तक के पीरियड को कहते हैं फ्री लुक पीरियड। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है, तब तो कोई भी ग्राहक आज पॉलिसी ली, 2 साल बाद उठे, पैसे नहीं थे और गए, भाई साहब मेरे तो इंश्योरेंस कंपनी में गए और कहा भैया मेरी पॉलिसी फ्री लुक कर दो। ध्यान दीजिएगा, फ्री लुक पीरियड का एक बेसिकली टाइम होता है जब भी पॉलिसी होल्डर को यानी कि कस्टमर को पॉलिसी बॉन्ड प्राप्त हो। जैसे कि आज उन्होंने पॉलिसी कराई, लेट्स से आज अगर डेट है 9/12/19, आज उन्होंने पॉलिसी परचेस करी, उनको FPR मिलेगी जो कि उनका एजेंट देगा। जी हाँ, हमने यहाँ पर पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था, FPR इट मीन्स फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट। अब रिसिप्ट मिलने के बाद में अगला स्टेज जो होगा, मान लो 1 महीने बाद में, इट मीन्स 9/1/2020 को उनको पॉलिसी बॉन्ड मिल जाता है, राइट। सो पॉलिसी बॉन्ड मिलने की डेट से इंक्लूडिंग दिस डेट, राइट, इस डेट से लेकर 15 डेज आप इसमें जोड़ लीजिए, 15 डेज तक वह कस्टमर इस पॉलिसी को आराम से पढ़ ले। अगर वह इससे खुश नहीं है, राइट, इस पॉलिसी के खुश इन द सेंस वो टर्म्स कंडीशन से एग्री नहीं करता है, उसे वह पॉलिसी पसंद नहीं आई या कोई और एक अन्य कारण, तो वह पॉलिसी होल्डर यानी कि ग्राहक अपने इंश्योरेंस कंपनी में जाता है और वहां जाके उस पॉलिसी को फ्री लुक यानी कि कैंसिल करा सकता है, राइट। उसको पूरा पैसा उसको रिफंड मिलेगा, राइट। सो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ड्यूरिंग द पीरियड दैट इज कॉल्ड फ्री लुक पीरियड, राइट। फ्री लुक यानी फ्री में, यानी फ्री में उसने पढ़ा बॉन्ड, लुक यानी देखा, राइट। सो हमारा यहाँ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मिस्टर एक्स हैज लॉस्ट हिज पॉलिसी डॉक्यूमेंट। अब एक मिस्टर एक्स है, उन्होंने अपना पॉलिसी डॉक्यूमेंट, जी हाँ हमने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था पॉलिसी डॉक्यूमेंट पॉलिसी बॉन्ड एक ही चीज है। सो कंपनी विल इश्यू हिम न्यू पॉलिसी डॉक्यूमेंट विथ, अब ध्यान दीजिएगा, मिस्टर एक्स का जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, जो बॉन्ड है उनके पास था, लेकिन किसी भी कारण से वो पॉलिसी बॉन्ड उनसे गुम हो गया। उस केस में कंपनी जो है उनको दोबारा नया पॉलिसी डॉक्यूमेंट इश्यू करेगी। तो उस केस में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नो चेंज इन पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन। देखिए, जब भी पॉलिसी परचेस करते हैं, राइट, उस समय जो टीएनसी कंपनी अपनी तरफ से कस्टमर को बताती है और कस्टमर जो फॉर्म भरता है दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस फॉर्म, जो कंपनी की तरफ से इश्यू होता है, उसको जब कस्टमर अपनी तरफ से साइन कर दे, आफ्टर दैट सिग्नेचर, राइट, वो प्रोस्पेक्टस साइन होने के बाद कंपनी के पास सबमिट हो जाए और पॉलिसी सबमिट करने के बाद जब कंपनी अपनी तरफ से पॉलिसी बॉन्ड इश्यू करती है, राइट, जिसे हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं, यह पॉलिसी बॉन्ड ग्राहक यानी कि पॉलिसी होल्डर, आप इसे टेक्निकल वर्ड में इंश्योर्ड भी कह सकते हैं, जो इंश्योर्ड पर्सन है वो, या पॉलिसी होल्डर। अब ध्यान दीजिएगा, हम बाद में डिस्कस करेंगे इंश्योर्ड और पॉलिसी होल्डर में क्या डिफरेंस है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं जो कस्टमर है यानी कि जो पॉलिसी होल्डर है, जब उसके पास ये बॉन्ड रहता है और किसी कारणवश, चाहे आग लग जाए, चाहे चोरी हो जाए, किसी भी कारणवश उसकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट उससे गुम हो जाए, तो उस केस में जब भी वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट कंपनी अपनी तरफ से इश्यू करती है नया, तो उसमें कोई किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया जाता। ध्यान दीजिएगा, पॉलिसी डॉक्यूमेंट गुम होने की कंडीशन में कोई चेंज नहीं होगा पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन में, राइट। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द कंसिडरेशन, ध्यान दीजिएगा, कंसिडरेशन और अमाउंट पेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर for ensuring the subject matter of insurance under a contract of insurance। अब यहाँ हम इसको इस तरह से समझेंगे कि जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, राइट, हम वहाँ खाना खाते हैं
और खाने के बाद में जो वेटर हमारे पास बिल लेके आता है, हम उसका पेमेंट करते हैं। उस पेमेंट को बेसिकली हम कह सकते हैं अमाउंट, राइट। या कोई स्कूल में बच्चा पढ़ता है, उस बच्चे को जो फीस दी जाती है उसको टेक्निकली नाम होता है फीस। ये बेसिकली हम ये भी पेमेंट करते हैं अमाउंट, राइट। ये भी रुपए के रूप में पे कर रहे हैं, ये भी रुपए के रूप में पे कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी की, राइट, इंश्योरेंस पॉलिसी, हम यहाँ बात कर रहे हैं इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस। सो वहां सबसे पहले जो बेसिक बात होती है वो होती है कि जब एजेंट हमारे पास आया, एक फॉर्म लेके आया, उसने हमें उसके बारे में, पॉलिसी के बारे में बताया, और वो ब्लैंक फॉर्म जो है उसको हमने भरा, यानी कि कस्टमर ने भरा, उसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस फॉर्म। उस फॉर्म को भरने के बाद में जब कस्टमर यहाँ साइन करता है, साइन करने के साथ में अपने पॉलिसी से रिलेटेड अपने डॉक्यूमेंट लाइक आइडेंटिटी प्रूफ, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फोटो, ये सब तो देगा। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इस पॉलिसी को परचेस करने के दौरान अगर उसे 10 करोड़ का रिस्क कवर मिल रहा है, तो इस 10 करोड़ के रिस्क कवर के लिए, यानी इस इंश्योरेंस के लिए, उसे कुछ पैसा कंपनी में डिपॉजिट कराना पड़ेगा, राइट। तो ये पैसा कितना भी हो सकता है, लेट्स से 7,000 रुपीज पर एनम, राइट। सो यहाँ हम बात कर रहे हैं, ये जो 7,000 रुपीज है वो किसी भी फॉर्म में जमा करा सकता है, आइदर कैश, आइदर चेक, राइट। सो हम वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डैश इज द कंसिडरेशन और अमाउंट पेड बाय द इंश्योर्ड। अब यहाँ इंश्योर्ड की बात कर रहे हैं, यह जो फॉर्म कस्टमर भर के दे रहा है वो इंश्योर्ड तब कहलाएगा जब कंपनी उस अमाउंट को अपने पास सबमिट कर लेगी विथ हिज पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फोटो एंड विद दिस एप्लीकेशन फॉर्म, राइट। सो वो पर्सन कहलाया जाएगा इंश्योर्ड। टू द इंश्योरर, इंश्योरर इंश्योरेंस कंपनी होती है जो बीमा करती है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी ने जब बीमा किया इंश्योर्ड का, तो उस सब्जेक्ट मैटर, जो भी इंश्योरेंस का जो टर्म्स एंड कंडीशन रहती है, राइट, उस टर्म्स एंड कंडीशन के तहत उसने जो इंश्योरेंस किया, इंश्योर्ड पर्सन को इंश्योर्ड किया, वो एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत इंश्योरेंस कर रही है। सो वो जो अमाउंट है, वो अमाउंट के रूप में जो ये 7,000 रुपए कस्टमर से ले रही है, वो अमाउंट कहलाएगा जिसे टेक्निकली हम कहते हैं प्रीमियम, राइट। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रीमियम। जनरली आप लोगों ने सुना होगा प्रीमियम भर दिया गया, प्रीमियम भर दिया क्या, गाड़ी का या लाइफ का, राइट। सो प्रीमियम इज द कंसिडरेशन और द अमाउंट पेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर फॉर इंश्योरिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। सो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वापस से हम आपको सिर्फ एक सिंपल सी बात कर रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी जो अमाउंट या जो रुपए, जो अमाउंट या रुपए, या आप इसे कह सकते हैं जो मनी अपने कस्टमर से लेता है इंश्योरेंस करने के लिए, उस अमाउंट को हम कहते हैं प्रीमियम। सो इंश्योरर का मतलब यहाँ पर हो गया इंश्योरेंस कंपनी, जो इंश्योरेंस देती है किसको, अपने ग्राहक को। सो दोबारा मैं यहाँ बात करूंगा, इंश्योरर का मतलब इंश्योरेंस कंपनी से है, और इंश्योर्ड वह पर्सन है जो अपनी लाइफ का बीमा करवाता है, लाइफ इंश्योरेंस करवाता है, राइट। अपनी लाइफ का कह दीजिए या अपनी गाड़ी का कह सकते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, राइट। सो दोनों ही केस में, चाहे जनरल हो चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, दोनों ही केस में उसे एक अमाउंट पे करना होता है इंश्योरेंस कंपनी को, उस अमाउंट को जिसे हम यहाँ पर प्रीमियम के नाम से जानते हैं। सो प्रीमियम अमाउंट पेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस इंश्योरिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। सब्जेक्ट मैटर इट मींस, हमने सुना होगा बीमा आग्रह की वस्तु है। सब्जेक्ट मैटर यानी उसके अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है
वो एप्लीकेबल है। और जब एक इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड यानी कि कस्टमर के बीच में एक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता है तो वहां पर नाम आता है कॉन्ट्रैक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक एग्रीमेंट कह सकते हैं आप, जिसमें दोनों ही म्यूचुअली अंडरस्टैंड करके एग्री करते हैं कि जी हाँ हम इस कंडीशन को निभाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम presented by Rajiv Mehto, insurance company finds that instead of Rajiv Mehto, his brother Rajesh Mehto had been admitted to hospital for treatment. The policy of Rajiv Mehto is not a family floater plan. This is an example of dash fraud, right? So हम इसको वापस एक बार पढ़ते हैं। इन्वेस्टिगेशन की बात की जा रही है। अब इन्वेस्टिगेशन क्यों हो रही है, तो यहां हम देखेंगे एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया था राजीव महतो ने, और उन्होंने इस हेल्थ इंश्योरेंस के एवज में एक क्लेम प्रेजेंट किया है इंश्योरेंस कंपनी में। तो इंश्योरेंस कंपनी ने उसकी क्लेम को देने से पहले उसका इन्वेस्टिगेशन किया, और जब इन्वेस्टिगेशन किया तो इंश्योरेंस कंपनी को मालूम चला कि राजीव महतो की स्थान पर, यानी राजीव महतो ने जिन्होंने इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, उनकी जगह पर उनके भाई साहब यानी कि उनके भाई का ट्रीटमेंट हुआ है। वह खुद एडमिट नहीं हुए, राजेश महतो जी खुद एडमिट नहीं हुए हॉस्पिटल में, ना ही उनका कोई ट्रीटमेंट चला है, लेकिन हाँ उनके भाई एडमिट हुए हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे जो पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी ने राजीव महतो को जो दी थी वह एक फैमिली फ्लोटर प्लान नहीं था, वह एक फैमिली फ्लोटर इंश्योरेंस प्लान नहीं था। अब ये फैमिली फ्लोटर क्या होता है तो हम समझते हैं, आइए इस तरह से। हेल्थ इंश्योरेंस के केस में इंसान या तो मैरिड, अनमैरिड या मैरिड होगा, राइट। सो एक अनमैरिड पर्सन अपनी लाइफ पे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है। कोई दिक्कत होगी किसी प्रकार की, इनकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो इंश्योरेंस कंपनी उसको बीएड करेगी। लेकिन मैरिड पर्सन के केस में यहाँ पर हम बात करें, वो खुद की लाइफ भी ले सकता है या फिर वह उस हेल्थ इंश्योरेंस में फैमिली फ्लोटर का एक ऑप्शन होता है उसको ऑप्ट भी कर सकता है, राइट। सो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। अब फैमिली फ्लोटर में कौन कौन आते हैं, आदमी खुद जिसने पॉलिसी ली है, उसकी वाइफ, बच्चे। इंश्योरेंस कंपनी के अलग अलग होते हैं, कोई 2 बच्चे कवर करते हैं, कोई 3 करते हैं, राइट। सो हम एक स्टैंडर्ड बात करते हैं, 2 बच्चे जो कि माइनर हो और उन पर अपने फादर पर डिपेंडेंट हो। साथ ही साथ फैमिली फ्लोटर की बात करें, कई इंश्योरेंस कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उस पर्सन के फादर और मदर को भी उसमें फैमिली फ्लोटर में कवर करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे, फादर मदर डिपेंडेंट होने चाहिए उन पर, किस पर, मिस्टर राजीव महतो पर। अगर यहाँ राजीव महतो ने ये फैमिली फ्लोटर प्लान लिया होता तो क्या उनके भाई को, यानी कि उनके जो ब्रदर है, वो अगर एडमिट होते तो क्या उनको क्लेम मिलता? नहीं। फैमिली फ्लोटर में सिर्फ मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे जो कि मेरे पे डिपेंडेंट है, या मेरे फादर मदर जो कि मुझ पे डिपेंडेंट है, वही कवर होंगे। सो ब्रदर तो किसी भी केस में, ब्रदर एडमिट हुए हैं तो ब्रदर को अलग से हेल्थ पॉलिसी लेनी पड़ेगी। राजीव महतो के केस में अगर हम देखेंगे तो उनके भाई साहब एडमिट थे, लेकिन राजीव महतो का प्लान वैसे भी फैमिली फ्लोटर नहीं था, तो उनको यहाँ पर क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने क्लेम किया है, यानी वो क्लेम लेना चाह रहे हैं धोखे से। ध्यान दीजिएगा, धोखे से, छल से, आप इसे कह सकते हैं कपट से, राइट। सो यहां पर जो राइट आंसर है दैट इज आंसर ए, इम्पर्सोनेशन, राइट। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा यहां कह रहा है, द मोस्ट कॉमन कवर फॉर प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन इज। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्री एंड पोस्ट की बात हो रही है, प्री एंड पोस्ट, राइट। नाम से ही आपको मालूम चल रहा होगा, प्री यानी पहले, पोस्ट यानी बाद में।
अब बात हो रही है हॉस्पिटलाइजेशन, यानी हॉस्पिटलाइज अगर कोई पर्सन होता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले खर्चे और उसके बाद में डिस्चार्ज होने के, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चों के बारे में बात की जा रही है। द मोस्ट कॉमन कवर से यहाँ बात कर रहे हैं फॉर प्री एंड प्री हॉस्पिटलाइजेशन। सबसे पहले हम समझेंगे हॉस्पिटलाइजेशन, ये किस तरह की पॉलिसी है। ये बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं हम। तो हेल्थ इंश्योरेंस केस में जब भी कोई पर्सन हॉस्पिटलाइज होता है, लेट्स से एक केस लेते हैं हम न्यूरो का, राइट। सो न्यूरो के केस में कोई भी आदमी सडनली जाके, आज उसके सिर में दर्द होता है किसी पर्सन के, और वो तुरंत जाके हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होता। सबसे पहले वो डॉक्टर के पास जाएगा, कंसल्टेंसी कराएगा, कुछ टेस्ट लिखेंगे डॉक्टर साहब, कुछ मेडिसिन लिखेंगे, उसका ट्रीटमेंट चलेगा, उससे वो ठीक नहीं होता है, राइट। फिर भी उसका वो सिर का दर्द ठीक नहीं होता है, तो वो पर्सन उस डॉक्टर की एडवाइस से वहां पर हॉस्पिटलाइज होगा, राइट। और हॉस्पिटलाइज होने के दौरान जो भी खर्चा है वो हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर कवर होगा। और जैसे ही वो यहाँ से डिस्चार्ज होगा, राइट, तो डिस्चार्ज होते तो आदमी तुरंत, उसकी गोली दवाई तो बंद होती नहीं है, राइट। तो उसकी जो मेडिसिन चलेंगे, या उसके बाद दोबारा जब वो डॉक्टर साहब को चेकअप्स के लिए आएंगे, या जो भी खर्चे होंगे उसके, राइट, तो वो सारे खर्चे पोस्ट में कहलाए जाएंगे। सो अब टेक्निकल जो वर्ड आता है प्री एंड पोस्ट। अब यहाँ हम बात करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा, हॉस्पिटलाइजेशन की यात्रा यानी कि प्री एंड पोस्ट, हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले और उसके बाद में क्या क्या खर्चे होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के अंतर्गत। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं मोस्ट कवर फॉर प्री एंड पोस्ट लाइसेंस। अब इसमें कवर होते कैसे हैं, कितने दिनों के लिए होते हैं? सो इसका राइट आंसर है आंसर बी, 30 डेज। कोई भी खर्चा जो 30 दिन हॉस्पिटल एडमिट होने से 30 दिन पहले का किया हुआ खर्चा, दैट इज प्री हॉस्पिटलाइजेशन, और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद में 60 दिन तक का खर्चा भी इंश्योरेंस कंपनी अपनी तरफ से वहन करती है, उसका भी क्लेम मिलेगा, राइट। सो आगे हम बढ़ेंगे, इसी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश इज अ वेटिंग पीरियड फ्रॉम द डे ऑफ इंसेप्शन इन ऑल क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज ऑफ द बेनिफिट्स टू बिकम पेबल। अब हम यहाँ बात करेंगे, एक वेटिंग पीरियड के बारे में बात कर रही है। तो वेटिंग पीरियड यहाँ पर आप इस तरह से समझिए कि मिस्टर एक्स हैं, उनको एक गंभीर बीमारी है, आप हार्ट ले लीजिए, राइट। सो उनको हार्ट की ऑलरेडी पहले से बीमारी है, या आप इसे किडनी भी ले सकते हैं, कुछ भी है ना, ऐसी गंभीर बीमारी, क्रिटिकल इलनेस जो मिस्टर एक्स को है। अब अगर मिस्टर एक्स किसी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास में, सो वहां पर कंपनी उनको पॉलिसी देने से पहले यह कह सकती है कि मिस्टर एक्स जो हैं एक डैश पीरियड के दौरान पर्टिकुलर जो बीमारी है, या हार्ट कह लीजिए, या किडनी कह लीजिए, या क्रिटिकल इलनेस के दौरान उनकी अगर मृत्यु हो जाती है, राइट, अगर मिस्टर एक्स डेथ हो जाते हैं, डाइड, अगर उनकी डेथ हो जाती है इस पीरियड के दौरान, तो उनको 1 रुपए भी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से नहीं दिया जाएगा, राइट। आइदर वो लाइफ इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो, उनको वो इस पीरियड के दौरान उन्हें वेट करना पड़ेगा कि ये पीरियड निकल जाए, और इस पीरियड के बाद ही उन्हें पेमेंट होगा, राइट। सो हम इस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। मिस्टर एक्स हैं, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, और उन्होंने आज दिनांक 9/12/19 को एक इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी परचेस की, राइट। सो 9/12/19 से लेकर अगले कितने दिन, उसका जवाब हम अभी आपको देंगे। उस जवाब का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, 90 डेज, ठीक है। यानी 90 दिनों तक इन्हें पॉलिसी लेने के 90 दिनों के भीतर, यानी कि 3 महीने तक अगर इन्हें
हार्ट से रिलेटेड इनकी डेथ हो जाए तो इन्हें इंश्योरेंस कंपनी 1 रुपए भी नहीं देगी इंश्योरेंस क्लेम के तौर पर। और अगर 3 महीने तक यहाँ पर ये जीवित रह जाते हैं और उसके बाद इनकी अगर डेथ होती है हार्ट अटैक से भी, ध्यान दीजिएगा वापस, 3 महीने के बाद में जो इनकी यानी 90 डेज के बाद में इनकी अगर डेथ होती है हार्ट अटैक, जिस बीमारी जो इनको पहले से थी, क्रिटिकल इलनेस थी, इनकी डेथ हो जाती है तो उनको इंश्योरेंस कंपनी लायबल है कि उनका जो भी इंश्योरेंस कवर हो वो क्लेम पूरा देगी, राइट। आइदर वो 1 करोड़ रुपए हो या 10 करोड़ हो, कुछ भी, वट एवर द अमाउंट, राइट। सो यह एक वेटिंग पीरियड था, यह एक टाइम पीरियड था जिस समय मिस्टर एक्स को वेट करना पड़ा कि अब इस दौरान मुझे कुछ होता है, यानी कस्टमर को कुछ होता है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, तो कुछ नहीं मिलेगा इन सेंस उसके घर वालों को, नॉमिनी को इंश्योरेंस का 1 रुपए नहीं मिलेगा, इसलिए उसे 90 दिन तक जो है कंपनी वेट करती है, कस्टमर भी वेट करता है, तो उस पीरियड को कहते हैं वेटिंग पीरियड। तो जनरली क्रिटिकल इलनेस के केस में जो वेटिंग पीरियड है दैट इज 90 डेज। ध्यान दीजिएगा 90 डेज इट मींस 3 मंथ्स। ठीक है दोस्तों, सो आई थिंक आपको काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे इंश्योरेंस से रिलेटेड। सो इस वीडियो के नीचे आप देखेंगे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का ऑप्शन है, आप जरूर 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 इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे में मैं आपके लिए इस तरह वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।